ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्लेलिस्ट। नई प्लेलिस्ट है और नई प्लेलिस्ट का नाम है नंबर थियरी। तो नंबर थियरी के लिए मैं आपको एक नई बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। शायद आपने इसका नाम सुना ही होगा। इसका नाम है एलिमेंट्री ऑफ नंबर थियरी बाय डेविड एम बर्टन। तो ये वाली जो बुक है वो मैंने ज़ेरोक्स करवाई है और बहुत ही अच्छी है। आपको इसको परचेस करना चाहिए। ये जो है आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट में से ऑनलाइन मिल जाएगी। इसका कंटेंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो हमारी इस प्लेलिस्ट में हम जो है हमारा पहला लेक्चर लेने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको शॉर्ट में पीएमआई भी कहा जाता है। तो अब ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो है वो दो टाइप की होती है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर दो पार्ट ले लेता हूँ। तो रीजनिंग जो है वो दो पार्ट की होगी। पहला पार्ट है वो है इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा पार्ट है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो इंडक्टिव रीजनिंग एक्चुअली है क्या? अब रीजनिंग क्या है एक्चुअली? रीजनिंग का मतलब ये कि हम कुछ स्टेटमेंट को पढ़कर कुछ कंक्लूज़न निकालें। मान लो कि यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लो कि मेरे पास कोई बॉक्स है। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ एप्पल भरे पड़े हैं। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आप इसको एप्पल ही समझना, ठीक है? और इस पर फिज़िक्स बिल्कुल मत लगाना। यहाँ पर एप्पल का एक भरा हुआ बॉक्स है, और यहाँ पर अगर मैं इस एप्पल के बॉक्स में से कई एप्पल में निकालता हूँ और उसको चेक करता हूँ कि ये पका हुआ है या फिर कच्चा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और एक एप्पल को मैंने निकाला तो ये निकला पका हुआ। हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में पका हुआ ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि अब देखते हैं दूसरा एप्पल जो है वो निकालता हूँ और देखता हूँ वो भी पका हुआ है। तीसरा निकालता हूँ वो भी पका हुआ है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर कर क्या रहे हो कि 2 या 3 एप्पल उठाकर यहाँ पर आप फिर कह दोगे कि ये सभी एप्पल इस बॉक्स में जो है वो पके हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो रीजनिंग कर रहे हो, उस रीजनिंग मतलब कुछ 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 ऑब्जेक्ट को देखकर, कुछ स्टेटमेंट को देखकर आपका उसका कंक्लूज़न निकालना, ठीक है? तो वो कंक्लूज़न जो हमें मिलता है वो रीजनिंग से मिलता है। और यहाँ पर हमने जो एक एग्जांपल लिया है वो इंडक्टिव रीजनिंग का है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के। तो यहाँ पर ये जो है मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के। तो स्टेटमेंट 1 ये है, दिस क्लासरूम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ठीक है? दिस क्लासरूम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, राहुल इज स्टूडेंट,
ठीक है। और फिर इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कंक्लूजन होगा राहुल इज अ ब्रिलियंट। तो यहाँ पर हमने जो है वो डायरेक्ट कंक्लूजन ही निकाल लिया कि राहुल इज़ ए ब्रिलियंट। बट क्या राहुल जो है वो क्या इस क्लास में है, वो हमें पता है? नहीं पता है। फिर भी हम कहते हैं कि राहुल इज़ ए ब्रिलियंट, बट मे बी वो राहुल जो है वो किसी अलग क्लास में हो। तो ये जो हमें यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हमें दी गई है वो स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है। और ये जो हमें कंक्लूजन जो मिलता है वो जनरलाइज कंक्लूजन है। ठीक है। और यहाँ पर जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है वो जो होता है वो लॉजिकली ट्रू होता है, बट मे और मे नॉट बी रियलिस्टिकली ट्रू। तो यहाँ पर जो रियलिस्टिकली ये ट्रू नहीं होता है। मतलब मे और मे नॉट बी रियलिस्टिकली ट्रू। अब बात करते हैं दोस्तों डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज ट्रू होता है, लॉजिकली भी और रियलिस्टिकली भी ट्रू होता है। यहाँ पर हमें जो है राहुल जो है वो अगर अलग क्लास में निकला तो वो ब्रिलियंट नहीं होगा। तो रियलिस्टिकली वो ट्रू मे और मे नॉट बी। ठीक है। बट लॉजिकली हमें ट्रू लग रहा है कि मान लो कि यहाँ पर स्टूडेंट राहुल तो स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट है उस क्लास के, तो शायद राहुल जो है वो ब्रिलियंट हो सकता है। सो राहुल इज़ अ ब्रिलियंट। ये हमने एक जनरलाइज कंक्लूजन निकाल लिया था इंडक्टिव रीजनिंग में। अब यहाँ पर एक डिडक्टिव रीजनिंग का भी एक हम एग्जाम्पल यानी कि स्टेटमेंट वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो है मैंगोज आर फ्रूट्स। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ ऑल फ्रूट्स हैव सीड। ठीक है। और यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन होगा कि मैंगोस हैव अ सीड। ठीक है। क्योंकि मैंगो जो है वो फ्रूट्स है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जनरलाइज एक स्टेटमेंट दिया गया है जो आपको ये बताता है कि सभी मैंगोज जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक जनरलाइज स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट भी जनरलाइज ही है कि ऑल फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स के जो सीड होते हैं। एक जनरलाइज दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। अब जो हमें कंक्लूजन मिलता है वो क्या जनरलाइज है? नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ मैंगो के बारे में बात कर रहा है, ऑल फ्रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यह स्पेसिफिक हो गया। तो कंक्लूजन हमें स्पेसिफिक मिलता है। हालांकि हमें इंडक्टिव रीजनिंग में इसका उल्टा मिलता था कि यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिए गए थे वो स्पेसिफिक थे, और यहाँ पर हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो जनरलाइज था। और यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग में हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दो है वो दो स्टेटमेंट जो है वो जनरलाइज है और कंक्लूजन स्पेसिफिक मिलता है। तो ये जो है वो एक डिफरेंस होता है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में। और डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ पर हमें एक नोट्स लिखनी होगी
कि ये जो है स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट का जनरलाइज कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन, और यहाँ पर जनरलाइज स्टेटमेंट्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स का, यहाँ पर जनरलाइज आर्ग्यूमेंट्स का हमें मिलता है स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमें मिलता है डिडक्टिव रीजनिंग में। और ये जो अब हम बात करते हैं सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इस इंडक्टिव रीजनिंग को इरेज कर देता हूँ। बात करते हैं सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो इंडक्टिव रीजनिंग अब आपको पता चल गया कि क्या है। तो हम करते क्या है अल्टीमेटली इंडक्टिव रीजनिंग में। तो हम इंडक्टिव रीजनिंग में ये करते हैं कि कोई भी जो है हम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को उठाकर हम जनरलाइज कर देती है कि ये भी वही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, हम इंडक्टिव रीजनिंग में यह करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को उठाकर कहते हैं, उसका जनरलाइज फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम जब उस कंक्लूज़न हमें ये जो हमें कंक्लूज़न मिलता है उसको कहते हैं कंजक्चर। इसको कहते हैं कंजक्चर, और ये सभी के लिए प्रूव नहीं होता है, नॉट प्रूवन फॉर ऑल। ठीक है, तो अब उसको सभी के लिए प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडक्टिव रीजनिंग को हमें प्रूव करने के लिए हमें किस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस मेथड को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ से जन्म होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो अब हम आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, और देखेंगे उसके स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन और उसके बारे में। तो अब ये सब मैं मिटा देता हूँ। ओके गाइस, तो हमने सीखा इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो हम जो है वो बात करने वाले हैं सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो इंडक्टिव रीजनिंग को कैसे प्रूव करते हैं, यानी कि कंजक्चर को कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर कंजक्चर प्रूव करना है बाय इंडक्शन तो कैसे प्रूव करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल गिवन है 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस n = n+1/2। ये वाला मुझे प्रूव करना है कि ये 2 टर्म के लिए भी सही है, 3 टर्म के लिए भी सही है और n टर्म के लिए भी सही है। 2 टर्म के लिए भी ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा, 3 टर्म के लिए भी ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा, और n टर्म के लिए भी ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसको जो हम एक एक बारी बारी से चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं तो 1 + 1/2, तो 2/2 = 1। 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 + 2 होगा 3, तो आंसर 3 आना चाहिए इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर देखते हैं 2 + 1/2, तो ये भी आ गया 3। अब मैं सभी में एक एक करके तो मैं चेक नहीं कर सकता कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो कैसे यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को,
तो देखते हैं। तो ये वाला जो कंजक्चर है, हमें जो कंजक्चर दिया गया होता है उसको प्रूव करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स और उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि मैथमेटिकल इंडक्शन की है, जो कि दो कंडीशन होती है, जिसमें पहली कंडीशन को कहते हैं बेस कंडीशन, मतलब बेस। ठीक है, पहली कंडीशन को कहते हैं बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन जो है वो क्या होती है, तो यहाँ पर बेस कंडीशन जो होती है वो होती है P ऑफ 1 वेयर n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, P ऑफ 1 वेयर n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। तो यहाँ पर P जो है वो प्रपोजनल स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारा जो एग्जाम्पल था 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस n इज इक्वल टू n + 1 बाय n/2। ठीक है, ये वाला था। तो हमें पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दिखना है कि ये ट्रू है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर 1 पुट किया था इस वाले में, तो हमने 1 + 1/2, तो ये मिला था 1, तो ये इसके लिए ट्रू था। तो इसको कहते हैं बेस कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्टिव कंडीशन की। यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो निकल के आती है उसको कहते हैं इंडक्टिव कंडीशन। और इंडक्टिव कंडीशन किसे कहते हैं, इंडक्टिव कंडीशन कहते हैं अगर इफ P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K इज ट्रू, then P ऑफ K + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर हमने इस वाले जो एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ये हमें जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पर, इफ़ एंड देन। इफ़ दिस ट्रू देन दिस इज ट्रू, देन दिस इफ़ दिस इज ट्रू देन P ऑफ K + 1 इज ट्रू। ठीक है, ओके। तो इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस n इज इक्वल टू n + 1/2। अब ये k के लिए लिखते हैं तो 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस k इज इक्वल टू k + 1k/2। ठीक है, k × k + 1/2, तो ये k के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम k + 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे k + 1 की वैल्यू पुट कर तो हमें मिलेगी 1 + 2 + 3 + अप टू प्लस k और +k + 1। ठीक है, ये मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू पता है क्या है, k + 1/2 + k + 1। अब यहाँ पर आप k + 1 कॉमन लेंगे तो k + 1 k + 2/2 ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाले में अगर हम k + 1 यहाँ पर हम अगर k + 1 पुट करेंगे, ये LHS वाला था, अगर हम RHS में ये पुट करते हैं k + 1 तो ये बनेगा k + 1 + 1/2, तो ये बनेगा k + 1 k + 2/2। तो ये जो है वो हमारा ट्रू बन जाता है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर P ऑफ K ये ट्रू है तो P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि एनी नेचुरल नंबर दिस इज़ ट्रू, फॉर एनी नेचुरल नंबर दिस इज़ अ ट्रू। तो मैंने आपको जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन तो ये है, बेस कंडीशन और इंडक्टिव कंडीशन दोनों हमें सेटिस्फाई करनी है। और फिर यहाँ पर जो है मैंने साथ ही साथ में एग्जाम्पल से भी आपको समझाया कि कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाली और ये वाली दो कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई अगर आप हमारे एग्जाम्पल में होती है तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि हमारा कंजक्चर जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।